हेलो साथियों, कल जो अपना वीडियो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे उन पर चर्चा की थी। अब उनके जो क्या राइट आंसर्स हैं, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे आंसर शेयर भी किए हैं, उनमें क्या राइट आंसर्स हैं उन पर अपन को चर्चा करनी है। सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की सोल आत्मा या आत्मा कहा है? उसका राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसके साथ ही जो सुभाष कश्यप हैं, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आर्टिकल 32 को किसने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो उसका राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो जॉइंट मीटिंग होती है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो एब्सेंट है, उस टाइम नहीं है उपस्थित, तो उसके स्थान पर लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उस सिचुएशन में जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का उपसभापति जो होता है, वो उसकी जॉइंट मीटिंग की जो है अध्यक्षता करता है। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना पहली बार कब हुई? इसका राइट आंसर है 1969। एक्चुअल में क्या है, अभी तक जो राष्ट्रपति के जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उनमें सेकेंड राउंड की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पड़ी है, और वो है 1969। अदरवाइज फर्स्ट राउंड की काउंटिंग से ही प्रेसिडेंट इंडिया में इलेक्टेड होते आए हैं। सिर्फ एक बार ही वीवी गिरी थे, वो प्रेसिडेंट बने थे 1969 में। उनके टाइम ही 1969 में सेकेंड राउंड की मतगणना की गई और उससे ही वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके अलावा सभी प्रेसिडेंट वीवी गिरी के अलावा फर्स्ट राउंड की जो काउंटिंग है उसी से ही प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक व अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 50-50, मतलब 50 जो है आपके प्रस्तावक मतलब प्रपोजर और 50 अनुमोदक या सेकेंडर जिनको कहते हैं, वो आवश्यक होते हैं। इसके अगर इसी के साथ अपन उपराष्ट्रपति की भी चर्चा कर लें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रपोजर और सेकेंडर प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20+20। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्यपाल कितने विधायक विधानसभा में मनोनीत कर सकता है और कब? जब आप आर्टिकल 333 जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको गवर्नर को एक MLA एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने की पावर होती है, यदि उस स्टेट की जनसंख्या में एंग्लो इंडियन की जनसंख्या 75,000 से अधिक हो तो इसका आंसर बी है। जब एक MLA को गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है, एक एंग्लो इंडियन को, जब एंग्लो इंडियंस की पॉपुलेशन उस स्टेट में 75,000 से अधिक हो। आर्टिकल 333 ऐसा कहता है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन से राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में भी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है और पहले भी 5 वर्ष था, लेकिन बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई जब विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। और ऐसा 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उससे जो है विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि
बाद में 44वें संविधान संशोधन से 1978 में उसे वापस 5 वर्ष ही कर दिया गया और वर्तमान में वो 5 वर्ष ही चला आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 42nd अमेंडमेंट इन 1976। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ये किस संशोधन से किया गया? जब आप आर्टिकल 153 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो आपको आर्टिकल 153 में ये मेंशन है कि प्रत्येक राज्य का एक गवर्नर होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये मेंशन था। लेकिन बाद में ऐसा किया गया कि एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है और आप देखते हैं कई बार एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल एडिशनल चार्ज दे करके और बनाया जाता है। तो 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ था उससे आर्टिकल 153 में अमेंडमेंट करके और ये कर दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है बी, 7वें संविधान संशोधन 1956 से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब व कहाँ हुई? राजस्थान में, जैसा शायद आप लोगों को हो सकता है पता हो या नहीं हो, लेकिन राजस्थान में जो है सबसे पहले जब हाई कोर्ट बना 1949 में, तो हाई कोर्ट जयपुर में बना। तो 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। बाद में इसे 1958 में जो है जोधपुर हाई कोर्ट शिफ्ट किया गया। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्टेब्लिश किया गया राजस्थान हाई कोर्ट, लेकिन 1958 में उसे जोधपुर शिफ्ट किया गया और 1977 में जो है जयपुर बेंच बनी। तो 3 स्टेज हो गई इसके लिए। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई। फिर उसे 1958 में जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया। मतलब राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर से जोधपुर 1958 में चला गया और सिर्फ वहीं पर चलता रहा। लेकिन बाद में आवश्यकता महसूस हुई और 1977 में राजस्थान हाई कोर्ट की एक बेंच जयपुर में 1977 में इस्टेब्लिश की गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से, मतलब किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से या किस एक्ट से कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उससे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोविजन है उसको अडॉप्ट किया गया। और लास्ट क्वेश्चन जो था अपना वो है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऐसा प्रावधान कनाडा में है। तो कनाडा के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने ये प्रोविजन लिया है। तो ये आपके जो आंसर्स थे ये हमने यहाँ पर चर्चा किए। अब एक छोटा सा टॉपिक हम जो यहाँ पर जो जनरली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आपके जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, एकेडमिक एग्ज़ाम, उनमें भी जो है वो आता रहता है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट भी आता है उस पर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। आर्टिकल 13 क्लॉज 1। देखो, 2 तरह के लॉज होते हैं, एक होते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एक होते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। है ना। एक जो संविधान से, जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जो इंडिया में लॉ चल रहे थे वो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। दूसरा है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद जो बने वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो प्री, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पर जो ये डॉक्ट्रिन लागू होता है वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए है। संविधान पूर्व की जो विधियां हैं उन पर लागू होता है। ये हो सकता है, ऐसा होता है कि जैसे कोई लॉ है वो किसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स, उस लॉ के प्रोविजंस और जो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें, उनके प्रोविजंस में कोई कंट्राडिक्शन है। तो उस सिचुएशन में अगर आज की डेट में देखा जाए, अगर वो संविधान के लागू होने के बाद वो लॉ बना है, तो फिर वो लॉ जो है वाइड एब इनिशियो होगा। वाइड एब इनिशियो मतलब प्रारंभ से शून्य होगा। लेकिन चूंकि वो लॉ तब बना था जब आपके फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं, तो आप उसको प्रारंभ से शून्य कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए जो आच्छादन का सिद्धांत है, उस प्रोविजन पर, जो प्रोविजन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के अगेंस्ट है, उस प्रोविजन पर जो है फंडामेंटल राइट्स के उस प्रोविजन की छाया आ जाती है, इक्लिप्स मतलब ग्रहण लग जाता है या छाया आ जाती है। उस वजह से वो प्रोविजन वाइड नहीं होता, वाइड नहीं होता, शून्य नहीं होता, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, या कहें कि वो मृत प्राय हो जाता है ना। और वो खत्म नहीं होता। हो सकता है फ्यूचर में जाकर के फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट हो जाए, और वो अमेंडमेंट और वो जो लॉ था, वो दोनों का जो कंट्राडिक्शन है, जो है वो इनकंसिस्टेंसी जो उनमें थी, विरोधाभास जो था, वो खत्म हो जाए उससे, तो वो लॉ ऑटोमेटिक पुनर्जीवित हो जाता है और उसको दोबारा से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आकर के वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए सबसे जो, जिसमें ये डॉक्ट्रिन आया था इंडिया में, जिस केस में, वो है भीखाजी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1955 सुप्रीम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को, इस डॉक्ट्रिन को लागू किया, और जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ था वहाँ एमपी का मोटरयान का जो बरार मोटरयान अधिनियम 1947 जो है उससे रिलेटेड था। बट बरार मोटरयान अधिनियम 1947 था, इसको इसमें चैलेंज किया गया था, और बाद में जो आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19(1) में जो अमेंडमेंट हुआ 1951 में, फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐसा हो गया था, उससे उसमें अमेंडमेंट हुआ, और जो इस एक्ट, जो बरार प्रथम संशोधन जो था, उससे ये जो एक्ट के प्रोविजन थे, जो आर्टिकल 19(1) के प्रोविजंस के अगेंस्ट थे, वो जब 19(1) में अमेंडमेंट हुआ तो वो और इस एक्ट के प्रोविजन में सिमिलरिटी आ गई, और जो विरोधाभास था वो खत्म हो गया, जिस वजह से ये एक्ट वापस पुनर्जीवित हो गया। और चूंकि ये बरार एमपी में था, तो एमपी स्टेट को वापस लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो लॉ वापस एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इस डॉक्ट्रिन की वजह से जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं वो जो है वॉइड नहीं होते हैं, शून्य डिक्लेयर नहीं होते हैं,
सिर्फ उन पर सुसुप्त अवस्था या अमृत प्राय में चले जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में जब भी उस फंडामेंटल राइट में जो इनकंसिस्टेंसी में था उसमें अमेंडमेंट होकर के यदि इक्विवेलेंस आ जाती है दोनों प्रोविजंस में, दोनों पैरेलल हो जाते हैं, तो वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे कि नया लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लॉज जो नए नए लॉज बनते रहते हैं, वो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में ये शॉर्ट नोट में भी ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और कई सारी एग्ज़ाम्स में ये कि किससे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स किससे रिलेटेड है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है, या ये भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कौन सा डॉक्ट्रिन जो है इजाद किया गया था, या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कौन से केस में आया था, मतलब इस तरह के किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पर। तो ये आपके उस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए आपको इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन और आगे कुछ चीज़ें चर्चा करेंगे। थैंक यू।